नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और आइए अब दिन भर की तमाम अहम खबरें देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, यानी कि कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हैं लखनऊ के सीएमओ, हम उनसे बात करेंगे। मनोज अग्रवाल सर, किस तरह से यहाँ पर सावधानियाँ बरती जा रही हैं और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में? कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो उत्तर प्रदेश में उसकी एंट्री ना हो, इसके लिए समय समय पर शासन द्वारा गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं। भारत सरकार और आईसीएमआर भी इनपुट्स दे रहा है उसके लिए। हमारा ज़िला जहाँ तक इन क्वेश्चन है तो उसमें हम लोगों ने एयरपोर्ट्स के ऊपर लगातार 16 टीमें हमारी काम कर रही हैं 24 घंटे। सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स का RT-PCR किया जा रहा है और जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उनमें 5% का और सिम्टोमेटिक्स का RT-PCR किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो भारत सरकार से हमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की सूचना प्राप्त होती है वो RRT टीम्स के थ्रू उनको ट्रैक किया जा रहा है, फॉलोअप किया जा रहा है और जांचें कराई जा रही हैं। हमारी IIIC जो है, यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो है हमारा, वो सारे मरीज़ों को, सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको कॉल करके ट्रैक करता रहता है 8 दिन तक। इसके अलावा हमारे एक लोक बंधु हॉस्पिटल है आलमबाग में, वहाँ पे हम लोगों ने 20 बेड का होल्डिंग एरिया बनाया है। यदि कोई पॉजिटिव हम लोगों को मिलता है तो उसको वहाँ एडमिट कराया जाएगा और हर पॉजिटिव की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अब तक हमारे यहाँ कोई भी नया वेरिएंट नहीं मिला है। क्या 2 महिलाओं की कहा जा रहा है कि जांच के लिए उनको भेजा गया है जो कोरोना पॉजिटिव थी, वो केरल से आई थी? नहीं, जो स्टेट के बाहर से आ रहे हैं अगर वो पॉजिटिव होते तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाँच भेजी जाती है, लेकिन वो कोई पॉजिटिविटी नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो नए वेरिएंट से ग्रसित है और वो कमांड हॉस्पिटल में आइसोलेशन में है। सर, तमाम जिलों से जो लोग आ रहे हैं या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या पिक नहीं कर रहे हैं जिनको आप फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से प्रयास करें जो कि दूसरे जिले चले जा चुके हैं? नहीं, हमारे पास टेलीफोन नंबर और एड्रेसेस दोनों होते हैं, तो यदि टेलीफोन नंबर स्विच ऑफ है या गलत अंकित है तो हमारी RRT टीम्स जो है घरों पर विजिट करके उनको काउंसिल करती हैं, उनकी टेस्टिंग करती है, उनको आइसोलेट करती हैं। तो ये थे मनोज अग्रवाल जी, लखनऊ के सीएमओ, जिनका साफ कहना है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो भी भारत सरकार से दिशा निर्देश हैं उनका गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस के मुख्य बाजार में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए आ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अभी भी अपने चेहरों में मास्क नहीं लगा रखे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है, बावजूद इसके अभी भी प्रयागराज शहर में ज़्यादातर लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हैं और उन्होंने अभी पिछली कोरोना की वेव से लगता है बहुत कुछ सीख नहीं ली है। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। देश भर के अंदर अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था, लोग कोरोना को भूले भी नहीं थे कि अब देश भर के अंदर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अलग ही कहर बरसा रहा है। ओमिक्रॉन के केस भारत के अलग अलग शहरों में आए हैं, उसके बाद लोग कितने जागरूक है या नहीं, यही जानने के लिए आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर निकले हैं। मैं इस वक्त जयपुर के बापू बाज़ार में हूँ। बड़े जो बाज़ार है वो जयपुर का यही है, यूँ कहें कि जयपुर का सबसे प्रसिद्ध जो बाज़ार है वो कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि ना तो बहुत कम लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा हुआ, व्यापारियों ने मास्क नहीं लगा रखा और कई लोग जो है वो जागरूक कहीं ना कहीं होते नज़र नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? हाँ, मास्क है बस, मास्क है, क्या दिक्कत है? जेब में रखते हैं मास्क। जेब में क्यों रखते हो भाई साहब? अब अभी तो क्या करें, वो लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक होते नहीं दिखाई दे रहे हैं और भी कई लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो? गलता गेट।
मास्क तो पहना ही नहीं आपने भाई साहब, नया वायरस भी आ रहा अभी है। लेते अभी लेते कहाँ से? अभी ले लेते अभी ले लेते मास्क ले लेते। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक नहीं है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे और भी बाज़ार में आप दूर दूर जहाँ जहाँ आपकी निगाहें जाएगी लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा रखा। काफ़ी हद तक जो वायरस है वो अपना कहर जो है बरसा रहा है। जाओ दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर बाज़ार में, जो कुछ लोग जो है मास्क नहीं पहने हैं और कुछ लोग जो है वो मास्क भी पहने हैं। कहीं ना कहीं अगर इस नए वेरिएंट से अगर बचना है तो अवेयर रहना पड़ेगा, वही पुरानी जो टेक्निक है उसको अपनानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है, तो वैक्सीनेट खुद को करना पड़ेगा। यही वो सब चीज़ें हैं जो हमें एक बार फिर से बचाएगा। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर को अमित शाह की रैली है, तो वहीं 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली है। दोनों ही कार्यक्रमों में लाखों की तादाद में भीड़ जुटेगी। ऐसे में एक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लाखों की तादाद में रैली में जो भीड़ इकट्ठी होगी इससे कोरोना बढ़ेगा। अभी फिलहाल देश भर में कोरोना आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, नया वेरिएंट आया, राजस्थान में भी, जयपुर में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कोरोना बहुत ही घातक हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी हाई कोर्ट जो जनहित याचिका लगाई इस पर क्या फैसला लेता है। सहयोगी जितेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। चक्रवाती तूफान जवाद के मद्देनज़र कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ये तूफान सुबह यानी कि 4 तारीख को सुबह 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, मौसम विभाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यहाँ पर पूरा मॉनिटरिंग, यहाँ पल पल की नज़र रखी जा रही है मॉनिटर के द्वारा कि आखिरकार ये तूफ़ान किस तरह से टकरा सकता है। इसी को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के तमाम जो गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक जो है इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार बैठकें चल रही हैं और जो राज्य हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखें, जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको खाली कराया जाए। और क्योंकि ये जो तूफ़ान है काफ़ी बड़ा तूफ़ान ये है और इसी के तहत जो अगर बात करें एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार जो है तैनात कर दी गई हैं। कई जगह पर बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। और तूफ़ान ये क्योंकि जवाद चक्रवात जो है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये यहाँ से उठा और किस तरह से ये जो भारत के कई राज्यों को अपने यहाँ पर उसने जो है प्रभावित किया है। जो समुद्री तट हैं विशेषकर उनको इसने अपने चपेट में पूरा ये ले रहा है धीरे धीरे। और यहाँ ये देख सकते हैं साइक्लोन ये उठता हुआ ये पूरा यहाँ पर साफ नज़र आता है कि किस तरह से साइक्लोन उठ रहा है। और मध्य बंगाल की खाड़ी से चक्रवात विकसित होने की पूरी जो है संभावना आज जो है 3 तारीख को ये यहाँ पर पूरा ये दिख रहा है साफ। तो इसी के तहत जो है अगर बात करें एनडीआरएफ की टीमों की तो 29 टीमें उड़ीसा में तैनात की गई हैं और इसी के साथ साथ जो है 33 टीमें एनडीआरएफ की टीमें जो है स्टैंड बाय पर रखी गई हैं क्योंकि ये तूफ़ान काफ़ी बड़ा तूफ़ान है। इसी को लेकर के लगातार जो है गृह मंत्रालय और पीएमओ भी मीटिंग कर रहे हैं कि कम से कम जान माल का कोई खतरा ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई। सुप्रीम कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल कर जानकारी दी है कि हमने एक नया टास्क फोर्स बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का और एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स 5 सदस्यों वाली होगी और इन्हें कई सारी शक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें डायरेक्ट सजा के लिए कहा गया है और ये सारे के सारे तब किए जा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदूषण को लेकर संज्ञान ले रहा है। सुनवाई के दौरान कई राज्यों के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शिव कुमार के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में होने वाली रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं इस समय उसी मंच पर खड़ा हूं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि देहरादून के जिलाधिकारी
करीब 2 दर्जन से अधिक विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और उनको निर्देशित किया जा रहा है कि कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में किसको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। आप देख सकते हैं इधर देखिए, युद्ध स्तर पर 1 लाख से ऊपर जो जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आएगी उनको निर्देशित किया जा रहा है। इधर नीचे अभी पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी उच्च अधिकारियों द्वारा आगामी कल की रैली को लेकर निर्देश दिए गए। और चुनावी समय की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली जनसभा होगी 2022 के चुनाव के लिहाज से। और आपको दिखाते ही ये वो पोडियम है, इसी पोडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे और एक विशाल जनसभा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आएगी। आप देख सकते हैं पीछे ये बैकड्रॉप तैयार किया गया है और 18,000 करोड़ की लागत से 18 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो भव्य तैयारियां हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी भ्रमण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की संजीदगी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज कहीं भी भ्रमण का कार्यक्रम नहीं रखा है। सीधे मुख्यमंत्री आवास पर शासकीय कार्य निपटाएंगे, अधिकारियों से के साथ विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे और समय समय पर आज देर रात तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार परेड ग्राउंड पहुंचते रहेंगे, अधिकारियों के साथ कल होने वाली प्रधानमंत्री रैली को लेकर फीडबैक लेते रहेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम। आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक धर्म संसद आयोजन की घोषणा महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कर दी है, जिसकी तैयारी को लेकर स्वामी नरसिंहानंद गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा हेतु धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद में सनातन धर्म के सभी संप्रदाय के धर्मगुरु सहित देश के सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में गैर हिंदू संगठनों के खतरे का सामना संगठित रूप से किया जा सके। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट के बाद से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत सुर्खियों में आ गई है, लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या हैं? क्या ये मामला श्री राम जन्मभूमि विवाद जैसा ही है या उससे जुदा है, उससे भिन्न है? हमारे साथ डॉक्टर रंजना अग्निहोत्री जी हैं, जो हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और राम जन्म विवाद में भी इन्होंने वकालत की थी राम जन्मभूमि की तरफ से, और इस मामले में भी ये पहली वादिनी है जिन्होंने याचिका दाखिल की है मथुरा के सिविल कोर्ट में। रंजना जी, हमको बताएं कि ये अचानक याचिकाएं दाखिल होने लगी हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के। आपने कब ये याचिका दाखिल की है और किस कानूनी अधिकार से आपने ये याचिका दाखिल की है? देखिए, ये याचिकाएं अचानक तो दाखिल नहीं होने लगी हैं। बहुत सारे चैनल्स में ये पूछा जा रहा था कि चुनाव आते ही आपने याचिका दाखिल कर दी। हमने ये याचिका 20 सितंबर 2020 को फाइल करी थी। राम जन्मभूमि का फैसला 2019 में आने के बाद इस मुकदमे को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद ये याचिका फाइल की। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि हम राजनीति की हवा देख करके फाइल करें। हम लोगों ने तो सौगंध उठाई है कि हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, हमारे जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं जिनको तोड़ा गया, हमारी आस्थाओं को प्रहार किया गया, हमारी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ा गया, हम उनको अपनी कानूनी लड़ाई लड़के उनको हम फिर से स्थापित करेंगे। रंजना जी, दो पक्ष इसमें है। एक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है जो ट्रस्ट है, और दूसरा ईदगाह कमेटी है। ये दो पक्ष है जिनके बीच में ये विवाद है। लेकिन इसमें से जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है उसकी तरफ से कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है, तो आप इसमें क्यों पड़ी हैं बीच में, और किस अधिकार से, और मांग क्या है आपकी? देखिए, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा हम लोग कर रहे थे तो पिछले 25 वर्ष उसको किया, और एक काम करने के बाद हम लोगों के दिमाग में पहले से ये था कि इसके बाद हम कृष्ण जन्मभूमि का कार्य करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि फाइल करने के बाद हम काशी विश्वनाथ चलेंगे। काशी विश्वनाथ में भी हम लोगों ने फाइल कर दिया है। हम लोगों ने कुतुब मीनार में फाइल किया, और अब आगे हम भोजशाला की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो भी कार्य हो रहा है माननीय हरिशंकर जैन जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। वो हम लोगों से सीनियर है, जो भी आदेश करते हैं उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। आपकी याचिका में क्या कहा गया है?
हमारी याचिका में ये कहा गया है, हमारा जो सूट फाइल हुआ है वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से फाइल किया गया है। ये जो 68 का समझौता हुआ है ये नल एंड वाइड है, क्योंकि पूरी हिंदू जनता को बेवकूफ़ बना करके दो लोग अगर बैठ के, दो पक्षकार बैठ के समझौता कर लेते हैं तो हमारे ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों को वो फरमान मिल गए जिसमें कि औरंगज़ेब ने कहा था कि मंदिर की मूर्तियों को तोड़ करके मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया जाए जिससे कि हिंदू जनता देखे और उसके मन में जो भी दुख हो या जो भी कोफ्त हो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देख करके हम लोगों ने फैक्ट इकट्ठे करके ये इस सूट को बड़ी मेहनत से हरिशंकर जैन जी ने तैयार किया है और अब हम सब लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। आप लोगों ने कभी सेवा प्रबंधन से बात करने की कोशिश की या उनको भी अपने साथ मिलाने का प्रयास किया कि आप भी एक याचिका दाखिल करिए कि ईदगाह की जो ज़मीन है वो ईदगाह कमेटी के लोग खाली करें? इस प्रश्न का उत्तर हम अभी नहीं देंगे। धन्यवाद रंजना जी। तो ये जो पूरा विवाद है, जो अब याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, ये राम जन्मभूमि के फैसले के बाद हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो मालिक है वो मंदिर का वो भगवान ही होंगे जो वहाँ पर विराजते हैं और उनके भक्त चाहें तो उनको लेकर के कोई मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। रंजना अग्निहोत्री और दूसरे लोगों ने जो बाद में याचिकाएं दाखिल की हैं वो श्री कृष्ण विराजमान के तरफ से उनके भक्त होने के कारण दाखिल की हैं और ये मांग है कि 1968 का समझौता रद्द किया जाए और ईदगाह को जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान या भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दी जाए ताकि वहां पर वो दूसरा निर्माण भी करा सके। कानूनी पक्ष ये है कि अभी भी ईदगाह की जो ज़मीन है उस पर मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान का ही है। वो 1968 के बाद भी ईदगाह कमेटी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। आज तक उसका बिजली का बिल भी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ही देता आया है, लेकिन बावजूद उसके सेवा संस्थान की तरफ से ईदगाह से वो ज़मीन खाली कराने के लिए कोई याचिका दाखिल पूर्व में नहीं की गई है। अब ये याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, इसका फैसला क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन ये विवाद अभी आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा और अब देखते हैं कि अदालत इसको लेकर के क्या फैसला करती है। इस पूरे मामले में एक पेच और भी बताया गया है, वो ये है कि 1991 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी एक बनाए रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल है उनकी जो स्थितियां वो वैसे ही रहेंगी, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। एक ये भी रोड़ा है। अब आगे जाकर ये मुकदमा क्या शक्ल लेता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये मामला सुर्खियों में चल रहा है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित टीईटी पर्चा लीक मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए एजेंसी के मालिक राय उपेंद्र प्रसाद की बहन रश्मि वर्मा बिहार के नरकटियागंज से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी नेताओं की संलिप्तता नजर आती है और इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नाहक आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले की जांच पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करवा रही है। इस मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर बमबारी करने वाला फाइटर जेट मेराज का राजधानी लखनऊ के बेखौफ चोरों ने टायर चोरी कर लिया। ये घटना लखनऊ के शहीद पथ रोड पे हुई जब पीकेटी एयरपोर्ट स्टेशन से जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन फाइटर जेट का सामान ले जाया जा रहा था। ट्रक के अंदर फाइटर जेट का टायर के साथ साथ कुछ पार्ट मौजूद थे। हालांकि जब ट्रक ड्राइवर जोधपुर पहुंचा तब उसे इस घटना की जानकारी हुई। तुरंत ड्राइवर ने एयरपोर्ट अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी और आनन फानन में अधिकारियों ने लखनऊ पुलिस से संपर्क करके इस पूरे मामले पर लखनऊ के आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज हो गया है और लखनऊ पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीपी ईस्ट का कहना है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा और जो टायर है उसको बरामद किया जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये चोर कब गिरफ्तार होते हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अबू तलहा। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अक्टूबर महीने में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन
वही श्रद्धालु उस मंदिर या उस मस्जिद में जा सकते हैं जिनके पास QR कोड होगा। यानी आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप मंदिर या मस्जिद में जो है प्रवेश कर सकते हैं और दर्शन ले सकते हैं। लेकिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जिस तरीके से एक बड़ा मंदिर, ये जो पूरे देश भर में देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने पे, यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पर फर्जीवाड़ा QR कोड का सिस्टम चलता था, जिसके ऊपर अब मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि अगर आप दर्शन करने आते हैं सिद्धिविनायक मंदिर पर, तो सिद्धिविनायक मंदिर के जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाके आपको पहले अपना स्लॉट बुक करना होता है कि किस दिन आप दर्शन करने जाएंगे। जब स्लॉट अवेलेबल होगा तो आपको वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आता है, फिर एक QR कोड आपके मोबाइल स्क्रीन पे आती है। वो QR कोड लेकर आप इसी जगह पर आते हैं, वहाँ पर स्कैन कराया जाता है, उसके बाद जो है आपको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो QR कोड अप्लाई नहीं कर पाते हैं या ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते। तो ऐसे में यहाँ पर एक ऐसा गिरोह था जो पहले से ही ऑनलाइन स्लॉट जो है वो बुक करके रखता था और उन्हें वो देता था, जिसके बाद ये फर्जीवाड़ा जो रैकेट है ये चलता था और उनसे उसके बदले में पैसे लिए जाते थे। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये एक काली कमाई का जो जरिया था उसके वीपर मुंबई पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और अज्ञात लोगों के ऊपर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।